Okay, so after exercise 1.2, our next topic is irrational number. As we have learned in starting, what are irrational numbers? Definition is a number as is called irrational if it is cannot be written in the form of p upon q and q does not equal to 0. irrational number हम किसको बोलते हैं कि जो नंबर को हम p अपॉन q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है, वी कैन नॉट रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q. ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं इरेशनल नंबर्स. नंबर्स दो टाइप्स के आते हैं, या तो रेशनल होता है या तो इरेशनल होता है, और दोनों मिलके क्या बनते हैं, रियल नंबर्स. ओके, दैट इज द नेम ऑफ द चैप्टर, रियल नंबर. तो अब इरेशनल नंबर किसको बोलते हैं, तो जिसको p अपॉन q के फॉर्म में नहीं लिख सकते. तो ऐसे नंबर्स कौन से हैं, इसके एग्जांपल्स हैं यहाँ पे कुछ, √2, √3, √5, वैसे आगे गो ऑन. ओके, इन जनरल √p वेर p इज अ प्राइम नंबर. देखो ये बात समझ लो, √2, √3, √5 ये सब क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है, इरेशनल नंबर. बट अंडर रूट में जो नंबर्स है वो क्या है, 2, 3, 5, ये सब नंबर्स क्या है, प्राइम नंबर्स है. दैट मीन्स अंडर रूट में अगर कोई भी प्राइम नंबर्स दिया है तो वो क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर. अंडर रूट के अंदर अगर प्राइम नंबर आता है तो हो जाएगा इरेशनल नंबर. इन जनरल √p वेर p इज अ प्राइम नंबर. ओके, कोई भी रूट के अंदर हम प्राइम नंबर्स को रख दे तो वो क्या हो जाता है, इरेशनल नंबर हो जाता है. ठीक है, अंडर रूट में p वेर p इज अ प्राइम नंबर, कोई भी प्राइम नंबर रख दो. और प्राइम नंबर्स हमारे पास है √7, √11, √13, √19. दिस ऑल आर दी इरेशनल नंबर्स. जो भी रूट में प्राइम नंबर दिखा है मतलब इरेशनल नंबर है. और उसके अलावा भी और एग्जांपल्स है हमारे पास, जैसे कि पाई को हम लेते हैं इरेशनल नंबर. अब एक बात समझ लो, पाई हम वैल्यू क्या लेते हैं पाई की, पाई इज इक्वल टू 22/7. ये तो p अपॉन क्यू फॉर्म हो गया. अगर ये p अपॉन क्यू फॉर्म हो गया तो फिर तो ये रेशनल नंबर होना चाहिए, बट हम इसको इरेशनल काउंट करते हैं. ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि पाई की वैल्यू हम लेते हैं 3.1412, ऐसे इन्फाइनाइट तक जाती रहती है ये नंबर, ठीक है. और यहाँ पे कोई भी पार्ट है वो रिपीट नहीं होता, ये इन्फाइनाइट तक जाती है और नॉन रिपीटिंग होती है, ठीक है. कोई भी नंबर रिपीट नहीं होता है और इन्फाइनाइट तक जाती है. ये पाई की ओरिजिनल वैल्यू है, ठीक है, ये पाई की ओरिजिनल वैल्यू है. ये जो वैल्यू लेते हैं हम वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है. हमारी कैलकुलेशन ईजी करने के लिए हमने 22/7 लिया है, ठीक है, क्योंकि अगर हम ये वैल्यू लेंगे तो हमारा कोई भी कैलकुलेशन करेंगे उसके अंदर आंसर हमारा क्या आएगा, इरेशनल नंबर में आंसर आएगा. तो ये रेशनल होने के लिए हमने इसकी वैल्यू 22/7 एज्यूम कर दी, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ले ली हमने 22/7. आप 22/7 करोगे डिवीजन तो इसका आंसर यहाँ से कुछ पॉइंट तक आएगा, फिर रुक जाएगा. बट ऑब्वियस ओरिजिनल वैल्यू ऑफ पाई क्या है हमारी, ये है कि जो इन्फाइनाइट तक जाती है, ठीक है. इसलिए पाई क्या है हमारा, इरेशनल नंबर है. ये भी इरेशनल नंबर है क्योंकि दोनों के अंदर रूट में प्राइम नंबर है. ये कि जो पॉइंट के बाद इन्फाइनाइट तक जाता हो और कोई भी पार्ट रिपीट नहीं हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर. अगर पॉइंट के बाद 10, 10, 10, 10 इन्फाइनाइट तक जाता हो तो ये हो जाता रेशनल, ठीक है. बट इसमें 10, 100, 1000, 10,000 वैसे आ रहा है तो ये पार्ट रिपीट नहीं हो रहा है यहाँ पे, इसलिए इसको हम बोलेंगे इरेशनल नंबर. तो ये है इरेशनल नंबर. अब हमने अभी तक वो देखा कि इरेशनल नंबर, ठीक है, पर इसको प्रूफ करेंगे कि इरेशनल क्यों है, ठीक है, कैसे इरेशनल है. पर उसके पहले हमें एक थियरम समझना पड़ेगा, थियरम 1.3. इसमें क्या बोला गया है कि लेट p बी अ प्राइम नंबर इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर. अगर a है अगर p है वो a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p है वो a को भी डिवाइड करेगा, ठीक है. अगर a स्क्वायर डिवाइड p कुछ आंसर मिलता है यहाँ पे तो a डिवाइड p करोगे तो भी कोई आंसर मिलेगा, ठीक है. a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो फिर वो a को भी डिवाइड करेगा, ठीक है. और अगर a को डिवाइड कर रहा है तो वो a स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा. कैसे तो देख लेते हैं हम एग्जाम्पल में. फॉर एन एग्जाम्पल a इज इक्वल टू है p1, p2, p3 अप टू pn. ये क्या है, a के फैक्टर है, ठीक है, फैक्टर ऑफ a.
अगर इसका स्क्वायर करूँ मैं ए का, तो यही फैक्टर मुझे 2 बार लिखने पड़ेंगे, ए P1 इंटू P2 इंटू P3 अप टू Pn, वापिस वही P1 P2 P3 अप टू Pn। फैक्टर मीन्स ऐसे, अगर ये को यहाँ से मैंने ऐसे फैक्टर निकाले हो, यहाँ पे जो नंबर्स आएंगे वो ये सब है, P1 P2 P3 P4, ऐसे सब नंबर्स यहाँ पे मुझे मिलेंगे, वो ये है प्रोडक्ट में दिखाई, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन, डॉट मीन्स मल्टीप्लिकेशन। अगर मान लो कि कोई ए है, सॉरी कोई पी है जो इसको डिवाइड करता है, ठीक है। इफ पी इज डिवाइडिंग ए, then as per fundamental theorem of arithmetic, फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक के हिसाब से क्या होगा, P इसको डिवाइड कर रहा है, दैट मीन्स P इज अ फैक्टर ऑफ A। फंडामेंटल थियरम में क्या बोला गया था कि P अगर A को डिवाइड करता है तो P ऑब्वियसली इसका क्या होगा, एक फैक्टर होगा, या फिर कोई भी नंबर को उसके फैक्टर से हम डिवाइड कर सकते हैं। ये फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक था, ठीक है। तो इसका मतलब अगर P A को डिवाइड कर रहा है, दैट मीन्स P है वो A का कोई एक फैक्टर होगा। अगर P है वो A का फैक्टर है, ठीक है, दैट मीन्स P इज देयरफॉर P इज वन ऑफ दी P1 P2 P3 अप टू Pn। अगर P है वो A का एक फैक्टर है, तो उसका मतलब ये हुआ कि P है वो A P1 P2 P3 Pn, ये इसके फैक्टर है, उसमें से ही कोई एक नंबर होगा, ठीक है। P अगर A को डिवाइड करता है तो P है वो A का एक फैक्टर होना चाहिए, तभी ये डिवाइड कर सकता है। ऐसा किसने बोला है, फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक में बोला है। P अगर A का फैक्टर है तो A के फैक्टर्स क्या है, ये सब है, तो इसका मतलब P इसमें से ही कोई एक होगा, ठीक है। तो P इज़ वन ऑफ दी P1 P2 P3 एंड Pn। Therefore P is dividing A square also। P है वो A square also P को भी सॉरी P है वो A square को भी डिवाइड करता होगा। क्यों, क्योंकि A square के फैक्टर क्या है, जिसके अंदर भी P1 P2 P3 एंड Pn तक है। बिकॉज फैक्टर ऑफ A square आर P1 P2 P3 अप टू Pn, क्योंकि P के फैक्टर्स में भी क्या है, A स्क्वायर के फैक्टर में भी क्या है, P1 P2 P3 एंड Pn तक, भले ना 2 बार मल्टीप्लाई आ रहा हो उसका, पर उसके अंदर ये सब नंबर्स तो है ही, और P इसमें से ही एक है, तो P इसका भी एक फैक्टर हुआ, तो P है उसको भी डिवाइड करेगा A स्क्वायर को, क्योंकि P अगर A में है तो उसको डिवाइड करता है, तो P A स्क्वायर में भी है तो उसको भी डिवाइड करेगा, तो इसका भी एक फैक्टर हुआ, ठीक है। तो यहाँ के मतलब हुआ लेट P बी अ प्राइम नंबर इफ P डिवाइड्स A स्क्वायर देन P डिवाइड्स A, देयरफॉर A इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ओके, P अगर A स्क्वायर को डिवाइड करता है तो P A को भी डिवाइड करेगा। ओके, आफ्टर दैट देयर इज एन अनदर थियरम, दैट इज थियरम 1.4। थियरम में क्या पूछा है, प्रूव दैट अंडर रूट इज अ इरेशनल नंबर। वी हैव टू प्रूव दैट रूट 2 इज अ इरेशनल नंबर, ठीक है। एज वी सेइंग दैट अंडर रूट 2 इज अ इरेशनल नंबर, नाउ वी विल प्रूव दैट। ओके, हम बोलते हैं कि अंडर रूट 2 है वो इरेशनल नंबर है, तो कैसे है वो अब हम प्रूव करेंगे। अब ये प्रूव करने के लिए जो मेथड यूज़ करेंगे उसको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। अब कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या आती है वो थोड़ा सा आप समझ लो। पहले कॉन्ट्राडिक्शन मेथड ये है कि पहले किसी को आप मान लो कि ये इस जैसा है, ठीक है, फिर उसकी क्वालिटी आप चेक करो, और क्वालिटी में फिर चेक करोगे और देखेंगे कि इसकी जो क्वालिटी होनी चाहिए वो कुछ मिसिंग है इसमें से, ठीक है। अगर वो क्वालिटी मिसिंग है दैट मीन्स जो हमने एज्यूम किया था कि ये है तो वो नहीं है, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल हम किसी को मान लेते कि ये गधा है, किसी इंसान को मान लिया हमने कि ये गधा है, ठीक है। फिर हम गधे की क्वालिटी चेक करते हैं, उसके 4 पैर होते हैं, उसके ऊपर 2 कान बड़े से ऐसे होते हैं, ठीक है। फिर हम वो इंसान के ऊपर चेक करते ऐसा है तो इंसान में तो वो नहीं होगा, तो फिर मान लेंगे नहीं हमने गधा माना था वो गलत है, ठीक है, ये गधा नहीं है ये तो इंसान है।
तो यहाँ पे भी हम ऐसा करेंगे, जो है उससे उल्टा मान लेंगे इसको, फिर उसकी क्वालिटी चेक करेंगे। अगर वो क्वालिटी में हम पता चलेगा कि ये हम जो क्वालिटी होनी चाहिए इसकी, जो हमने माना इसके हिसाब से, ठीक है, वो क्वालिटी इसकी नहीं है, तो फिर हम उसको बोल देंगे कि ये जो हमने माना था वो सही नहीं है, उसका उल्टा सही है उसमें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल एज्यूम दैट √2 इज रेशनल नंबर, ठीक है। हमें इरेशनल प्रूव करना है तो हम क्या मान लेंगे, इसमें रेशनल मान लेंगे इसको, ठीक है। एज्यूम दैट √2 इज रेशनल नंबर। हमने एज्यूम कर लिया कि √2 है, इज अ रेशनल नंबर। देयरफॉर √2 इज इक्वल टू, हम इसको क्या कर सकते हैं, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो √2 को हम, क्योंकि ये रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर को हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इट इज़ P/Q, ठीक है। यहाँ पे जो यूज़ किया है वो है A/B, इसलिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इसकी जगह पे A/B। बुक में A/B यूज़ किया है, मे बी, ठीक है। वेर, अब इरेशनल नंबर की एक क्वालिटी थी कि A/B तो लिख सकते हैं, पर A और B का HCF क्या होगा, 1 होगा ऑलवेज, उसको ही हम बोलते हैं रेशनल नंबर। 1 होगा क्यों, कि मान लो 5/2 लिखा, इसका HCF निकालो तो 1 ही मिलता है। अगर हमने 10/4 लिखा होता तो हम कट करके फिर क्या निकल लेते इसका 5/2, फिर इसका HCF निकालते तो 1 मिलता, ठीक है। तो जो रेशनल नंबर है उसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, उसका HCF निकालो तो क्या मिलता है, 1। तो HCF ऑफ AB इज इक्वल टू 1, ठीक। अभी दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ दी साइड्स, दोनों तरफ हम स्क्वायर कर लेते हैं। तो यहाँ पे √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, A का स्क्वायर A², B का स्क्वायर B²। अब B को यहाँ पे लाते तो ये हो जाएगा 2B² इज इक्वल टू A², ठीक है। अब इसका मतलब क्या होगा कि 2 है वो A² को डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड्स A², ओके। क्यों, क्योंकि अगर 2B² इज इक्वल टू A² है, अगर B² यहाँ पे गया तो A² डिवाइड B², इसका मतलब, सॉरी, अगर 2 यहाँ पे गया तो यहाँ पे मिलता है B², इसका मतलब A² को 2 से डिवाइड करो तो कोई आंसर मिल रहा है, दैट मीन्स 2 डिवाइड्स A², 2 है वो A को डिवाइड A² को डिवाइड कर रहा है। एज पर थियरम 1.3 अभी हमने सीखा, उसके हिसाब से 2 डिवाइड्स A ऑल्सो, ठीक है। अगर A² को डिवाइड करता है तो फिर वो A को भी डिवाइड करता है, कैसे, तो कि बाय थियरम 1.3 के हिसाब से, ठीक है। इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन 1। नाउ वी टेकिंग A इज इक्वल टू 2C। अब हम A इज इक्वल टू 2C ले रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। एंड पुटिंग इन 2B² इज इक्वल टू A², 2B² इज इक्वल टू A² में इसको पुट करते हैं, तो यहाँ पे 2B² इज इक्वल टू A की जगह पे 2C होल स्क्वायर, देयरफॉर 2B² इज इक्वल टू 4C²। 2 कट करो तो यहाँ पे बचेगा 2, देयरफॉर B² इज इक्वल टू 2C²। B² इज इक्वल टू 2C², दैट मीन्स 2 डिवाइड B², जैसे यहाँ पे 2 डिवाइड्स A², दैट में ऐसे यहाँ पे 2 डिवाइड्स B², देयरफॉर 2 divides B²। Similarly, by theorem 1.3, 2 divides B also. Reason by
थियरम 1.3। अब देखो यहाँ पे इक्वेशन 1 और इसको अगर इक्वेशन हम 2 बोले तो बाय द इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन से 2 डिवाइड्स a एंड 2 डिवाइड्स b। 2 अगर a को भी डिवाइड करता है और 2 b को भी डिवाइड करता है, दैट मीन्स 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ a एंड b। तो 2 a का भी फैक्टर है और b का भी फैक्टर है। अगर दोनों का फैक्टर है दैट मीन्स ऐसे होगा, जब a के फैक्टरेशन निकालेंगे तब यहाँ पे 2 होगा, b का फैक्टराइजेशन करेंगे तब यहाँ पे 2 होगा। तो दोनों जगह पे 2 है, दैट मीन्स ये क्या हुआ उसका HCF ऑफ AB इज इक्वल टू 2। ठीक है, बट एज वी हैव एज्यूम HCF ऑफ AB इज इक्वल टू 1 होना चाहिए, क्योंकि ये क्या है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर में इन दोनों का HCF 1 होता है। तो हमारा एज्यूप्शन है वो रॉन्ग पड़ा, हमने जो एज्यूम किया था वो रॉन्ग है। हमने क्या एज्यूम किया था, रेशनल नंबर है, तो ये रेशनल नहीं है तो फिर क्या होगा, दो ही टाइप के नंबर आते हैं, या तो रेशनल होता है या फिर इरेशनल। तो ये रेशनल नहीं है तो फिर क्या होगा, वो इरेशनल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं बाय द इक्वेशन 1 एंड 2 इज अ फैक्टर ऑफ a एंड b। 2 है वो a और b के दोनों का फैक्टर है, दैट मीन्स 2 इज अ HCF ऑफ AB। 2 अगर दोनों का फैक्टर है तो 2 है वो इसका HCF है। कैसे है, क्योंकि दोनों के फैक्टर में यहाँ पे 2 आता होगा, दे इसका मतलब तो 2 कॉमन है, तो HCF ऑफ AB इज अ 2। ठीक है, बट इट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन एज HCF of AB is equal to 1, but it is a contradiction as HCF of AB is equal to 1। ठीक है, ये कॉन्ट्राडिक्शन है, क्यों, क्योंकि HCF of AB 1 है। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब क्या, कुछ गलत है यहाँ पे। ठीक है, ये बात है वो मैच नहीं हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है दोनों बातें, उसको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन। तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन है कि HCF of AB is equal to 1 होना चाहिए, पर यहाँ पे क्या हुआ, 2 हुआ। That means our assumption is wrong. Our assumption is wrong. What we have assumed? We assume that under root 2 is a rational number. Wrong. So root 2 is a irrational नंबर। ठीक है, हमने एज्यूम किया था कि रेशनल है, बट वो हमारा एजम्पशन रॉन्ग है, तो वो क्या हो जाएगा फिर इरेशनल। ठीक है, हैंस द प्रूफ, हमें क्या प्रूव करना था, रूट 2 इज अ इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे इस तरह से हुआ पूरा प्रोसेस। एक बार रिवाइज कर लेते पूरे प्रोसेस को। ठीक है, पहले हमने एज्यूम कर दिया कि रूट 2 है, रेशनल है, फिर रेशनल है तो उसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे हम उसके लिए लिखा हमने A/B। अब A/B का HCF क्या होना चाहिए, 1, क्योंकि ये रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर में दोनों का HCF क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, टेकिंग स्क्वायर ऑन द बोथ साइड, दोनों तरफ हमने स्क्वायर लिया, तो यहाँ पे 2 इज इक्वल टू A² अपॉन B²। यहाँ पे आया तो यहाँ से हमें मिला कि 2 इज डिवाइडिंग A²। 2 डिवाइडिंग A² बाय द थ्योरम 1.3 वी कैन से 2 इज डिवाइडिंग A ऑल्सो। ठीक है, उसको इक्वेशन 1 बोल दिया। अब हमने यहाँ पे नाउ वी आर टेकिंग A इज इक्वल टू 2C ले लिया। ठीक है, A की वैल्यू 2C ली और कहाँ पे पुट की हमने, इस वाले इक्वेशन में। तो ये हो गया A² 2B² इज इक्वल टू 2C²। अब इसको स्क्वायर निकालो तो 2 4 हो जाएगा, 4C², 2 2 जा 4 कट हो जाएगा, B² इज इक्वल टू मिलेगा 2C² हमें। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने बोला था कि 2A² को डिवाइड करता है, तो यहाँ पे 2B² को डिवाइड करता है। 2 डिवाइड्स B², 2 अगर B² को, तो बाय थियरम 1.3 2 डिवाइड्स B ऑल्सो, इसको इक्वेशन 2 बोला। बाय द इक्वेशन 1 एंड 2 इज अ फैक्टर ऑफ A एंड B। दोनों को अगर डिवाइड करता है तो डिवाइड कौन करता है, जो उसके फैक्टर हो। ठीक है, तो 2 है वो दोनों का फैक्टर है, A और B दोनों का। अगर दोनों का फैक्टर है तो कॉमन फैक्टर हुआ। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर को हम क्या बोलते हैं, HCF बोलते हैं। तो HCF AB इज 2, बट इट इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन एज HCF ऑफ AB इज 1। बट यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन हुआ क्योंकि HCF AB तो 1 था, हमने सबसे जब स्टार्टिंग में ही एज्यूम किया था वो।
दैट मीन्स आवर एजम्पशन इज़ रॉन्ग। तो उसका मतलब हुआ हमने जो एज्यूम किया था वो रॉन्ग है। वो रॉन्ग है तो क्या रॉन्ग है कि ये रेशनल है। अगर रेशनल नहीं तो फिर क्या होता है वो इरेशनल, क्योंकि तीसरा कोई ऑप्शन है नहीं। नंबर रियल नंबर कोई भी रियल नंबर हो या तो रेशनल होता है या तो इरेशनल होता है, ठीक है। सो दैट इज इट। हेलो एवरीवन, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 1.3. ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.3 इज prove that root 5 is irrational. As we have seen in theorem 1.4, we have proved under root 2 is a irrational number. Same as right now we are going to prove root 5 is a irrational number. जैसे हमने theorem 1.4 में root 2 को irrational prove किया था, same as यहाँ पे भी उसी प्रोसेस से, कौन सी प्रोसेस थी वो, कॉन्ट्राडिक्शन वाली, ठीक है। तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज करके ही हम इसको भी इरेशनल प्रूव करेंगे। रूट 5 भी एक प्राइम नंबर है और अंडर रूट में है, तो ये इरेशनल तो है, हमें पता है, ठीक है। बट नाउ वी आर गोइंग टू प्रूव दैट इज इरेशनल। ओके, हम इसको प्रूव करके दिखाएंगे कि इरेशनल ही है, ठीक है। प्रूफ कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में क्या था, फर्स्ट ऑफ ऑल वी एज्यूम दैट रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। ओके, अगर इरेशनल प्रूव करना है तो कॉन्ट्राडिक्शन में हम क्या करते हैं, उसको रेशनल मान लेते हैं पहले। एज्यूम दैट रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। हमने ऐसा मान लिया कि रूट 5 वो रेशनल नंबर है। अगर ये रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी क्या है, किसको रेशनल नंबर बोलते हैं हम, तो जिसको हम a अपॉन बी और वी कैन से p अपॉन q फॉर्म में, फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सके जिसको हम, उसको हम बोलते हैं रेशनल नंबर, ठीक है। ये रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे रूट 5 को हम a अपॉन बी के फॉर्म में लिख पाएंगे। बट और कंडीशन क्या है कि यहाँ पे वेर HCF ऑफ AB इज 1, यहाँ पे कंडीशन क्या होती है रेशनल नंबर में कि जो यहाँ पे a और b दो जो इंटीजर लिए है उसका HCF क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। a और b का HCF 1 होता है और इसको जो रेशनल नंबर है उसको a अपॉन b के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब दोनों तरफ हम अगर स्क्वायर लेते हो, नाउ बाय टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स स्क्वायर लेते तो 5 का रूट 5 का स्क्वायर 5 a स्क्वायर डिवाइड बाय b स्क्वायर। अगर b इस तरफ आएगा देन इट इज गोज टू मल्टीप्लिकेशन 5 b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। दैट मीन्स 5 डिवाइड्स a स्क्वायर। जैसे हमने आगे के थियरम में भी देखा था कि अगर 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर है, b को यहाँ पे ले आओ तो ये हो जाता है a स्क्वायर डिवाइड बाय b स्क्वायर, तो यहाँ पे 5 मिलता है, ठीक है। दूसरी तरह से सोचना हो तो ऐसे सोच सकते हो कि a है इज इक्वल टू a, दोनों है, a क्या है, दोनों के फैक्टर हुए, a स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू b, a इसके फैक्टर है a स्क्वायर के। तो फैक्टर जो होते हैं ऑलवेज a स्क्वायर को डिवाइड करेंगे इस, तो 5 है और a स्क्वायर को डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 5 डिवाइड्स a स्क्वायर, सेम टू सेम अगर 5 डिवाइड a स्क्वायर तो 5 डिवाइड्स a ऑल्सो। वाई, बाय थियरम 1.3 थियरम में हमने देखा था कि अगर 5 कोई भी इंटीजर है वो a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो o उसके रूट यानी कि a को भी डिवाइड करेगा। अब आगे बढ़ते, इसको बोल देते हैं इक्वेशन 1। नाउ टेकिंग a इज इक्वल टू 5c, ठीक है। रूट 5 को प्रूव करना है तो यहाँ पे 5c लेंगे। जब रूट 2 को प्रूव करना था तो हमने क्या लिया था, 2c लिया था यहाँ पे, ठीक है। अगर रूट 7 को प्रूव करना होगा तब यहाँ पे हम 7c लेंगे। रूट 11 को प्रूव करना होगा तो यहाँ पे हम 11c लेंगे, ठीक है।
by taking a is equal to 5c and putting in 5b square is equal to a square. 5b square is equal to a square में हम a की वैल्यू पुट करेंगे, a की वैल्यू है 5c, तो ये हो जाएगा 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c होल स्क्वायर. a की जगह पे हमने रख दिया 5c. 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 5 5 ज़ा 25 और c का स्क्वायर 5 5 कट एंड b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर. जैसे यहाँ पे अगर 5 है वो 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर था तो 5 a स्क्वायर को डिवाइड करता था, यहाँ पे 5 है वो b स्क्वायर को डिवाइड करेगा. Therefore 5 divides b square. Similarly by theorem 1.3 by 5 divides b also. By theorem 1.3. इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन 2. इक्वेशन 1 में ऐसा बोला है कि 5 डिवाइड्स a, इक्वेशन 2 में बोला है 5 डिवाइड्स b. अगर 5 a को भी डिवाइड करता है और 5 b को भी डिवाइड करता है तो ये 5 क्या है, इसका कॉमन फैक्टर है. ठीक है, 5 डिवाइड्स a एंड b, सो 5 इज अ कॉमन factor of a and b. 5 divides a and b, so 5 is a common factor of a and b. Therefore 5 is a HCF of AB. इसका मतलब अगर कॉमन फैक्टर है तो कॉमन फैक्टर को हम क्या बोलते हैं, HCF बोलते हैं. ठीक है, तो इसके अंदर HCF के अंदर ये 5 उसका होगा. But this is a contradiction. बट ये कॉन्ट्राडिक्शन है. क्या कॉन्ट्राडिक्शन है कि HCF AB क्या था, 1 था. इसका मतलब इसका कॉमन फैक्टर क्या है, A और B का 1 है, बट यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या मिलता है हमें, 5 भी मिलता है. तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन हुआ. एज HCF ऑफ AB इज इक्वल टू 1. क्या कॉन्ट्राडिक्शन है, तो HCF AB क्या है, 1 है. Therefore our assumption is wrong. हमारा assumption क्या है, wrong है. तो क्या assumption किया था हमने कि assume that √5 is a rational number. हमने rational number assume किया था, तो वो rational नहीं है तो क्या होगा, therefore it is √5 is rational नहीं तो irrational number. Okay, therefore √5 is irrational number. इसी तरह से आप कोई भी नंबर का कर सकते हो, जैसे कि √7, √11, √13. ठीक है, ये कोई भी नंबर आप ले लो. यहाँ पे जब यहाँ पे 7 का करना होगा तो यहाँ पे √5 की जगह पे यहाँ पे 7 रहेगा. यहाँ पे 7 7 7 7 7 7 7, जहाँ 5 है सभी जगह पे 7 लिख दो, सेम टू सेम चलेगा. ठीक है, बाकी सब सेम चलेगा. सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा, 5 की जगह पे 7 यू हैव टू पुट इन द प्लेस ऑफ 5. ठीक है, 11 का करना होगा तो यू हैव टू रिप्लेस 5 बाई दी 11. जहाँ 5 है वहाँ पे 11 को इसको रिप्लेस कर दो. 13 का करना हो तो यू हैव टू रिप्लेस 5 विद द 13. ओके, 13 यहाँ जहाँ पे 5 वहाँ पे 13 रख दो. यहाँ पे 13 का स्क्वायर आएगा, सिर्फ इतना फ़र्क पड़ेगा. ठीक है, बाकी सब प्रोसेस और आंसर जो भी लिखा है वो सब सेम रहेगा. तो ये एक फॉर्मेशन याद रख के आप कोई भी नंबर हो उसको इरेशनल प्रूव कर सकते हो. तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा. सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रूव दैट 3 + √5 इज इरेशनल. हमें क्या प्रूव करना है कि 3 + 2√5 इज इरेशनल. ठीक है, अभी तक हमने सिर्फ इरेशनल नंबर देखा था. अब यहाँ पे क्या इरेशनल नंबर विथ
रेशनल नंबर है। रेशनल और इरेशनल नंबर का एडिशन दिया है और उस पूरा जो नंबर बनता है उसको हमें क्या प्रूव करना है कि ये इरेशनल है, ठीक है। ये पूरे टर्म को हमें इरेशनल प्रूव करना है। तो हम कैसे करेंगे? सेम मेथड हम कॉन्ट्राडिक्शन वाली यूज करेंगे इसमें भी। लेट वी assume that 3 plus 2 root 5 is rational। उसको पहले हम रेशनल मान लेंगे। अगर इरेशनल है therefore 3 plus 2 root 5 is equal to a upon b। इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं where HCF ऑफ AB इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। HCF ऑफ AB क्या होना चाहिए? 1। अगर 3 को इस तरफ ले जाए दैट इट इज़ 2 रूट 5 इज इक्वल टू A अपॉन B। 3 विल बी माइनस 2 रूट 5 इज इक्वल टू, सिंप्लीफाई दिस टर्म, A माइनस 3 LCM ऑफ B डिवाइड बाई B। 2 को इस तरफ ले जाते हैं देन इट इज़ 3A माइनस 3B अपॉन 2B। यहाँ पे क्या हुआ देखो, इस टर्म को समझो पूरी तरह से, ठीक है। ये रूट 5 इज इक्वल टू कुछ आंसर आया, ठीक है। अगर मैं इसके बदले यहाँ पे मैं अगर कुछ एज्यूम कर लेता हूँ, मान लेता हूँ कि ये है P और ये है Q, तो ये क्या हुआ? P अपॉन Q फॉर्म हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब हुआ रूट 5 इज इक्वल टू P अपॉन Q फॉर्म, ठीक है। बट रूट 5 है और इरेशनल नंबर है, हमें पहले से पता है, ठीक है। रूट 5 अगर इरेशनल नंबर है तो ये रूट 5 को हम P अपॉन Q के फॉर्म में कभी नहीं लिख सकते, ठीक है। इस तरह से नहीं लिख सकते, फिर भी यहाँ पे ये आंसर आया, तो ये क्या हुआ? कॉन्ट्राडिक्शन हुआ, ये कुछ गलत हुआ यहाँ पे, ठीक है। रूट 5 का आंसर P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं आना चाहिए क्योंकि ये इरेशनल नंबर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन होता है, यहाँ पे अगर हम पहले से मान लेते कि रूट 5 हो इरेशनल है, क्योंकि हमें पता ही है, ठीक है, अंडर रूट में प्राइम नंबर है तो ये इरेशनल नंबर है। तो आप ऐसा भी लिख सकते हो यहाँ पे कि अंडर रूट में प्राइम नंबर इरेशनल नंबर होता है, तो यहाँ पे अंडर रूट में 5 नंबर दिया है तो ये इरेशनल है, इसलिए हमने मान लिया कि इरेशनल है और उसको हम P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। या फिर आपको ये प्रूव करना पड़ेगा पहले यहाँ पे बीच में कि रूट 5 हो इरेशनल है, जैसे हमने इसके पहले के सम में किया था, वो पूरा प्रोसेस पहले यहाँ पे करना होगा, फिर ये मिलेगा हमें कि रूट 5 हो इरेशनल है। फिर हम यहाँ पे बोलेंगे बट वी नो कि रूट 5 इज इरेशनल नंबर, सो वी कैन नॉट राइट रूट 5 एज अ फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, so root 5 is equal to A minus 3B upon 2B is not possible, okay. Therefore our assumption is wrong. We have assumed that 3 plus 2 root 5 is rational, but it is not rational, it is irrational term. तो यहाँ पे हम अभी के लिए हम मान लेंगे कि रूट 5 है वो इरेशनल नंबर है। तो हम यहाँ पे रीज़न लिखेंगे बट एज वी नो अंडर रूट P वेर P इज प्राइम इज इरेशनल नंबर, ठीक है। बट एज वी नो रूट P वेर P इज अ प्राइम इज इरेशनल नंबर, ठीक है। अंडर रूट में P मतलब कोई भी प्राइम नंबर अंडर रूट में होता है तो वो क्या होता है? इरेशनल नंबर, दैट वी नो। देयरफॉर रूट 5 इज इरेशनल नंबर। अगर रूट 5 इरेशनल नंबर है देयरफॉर वी कैन not write root 5 as P upon Q form. So root 5 is equal to A minus 3B upon 2B is not possible. अगर ये possible नहीं है that means our assumption is
रॉन्ग, हमारा एजम्पशन रॉन्ग है। हमारा एजम्पशन क्या था कि ये रेशनल नंबर है, विच इज़ रॉन्ग, दैट मीन्स इट इज़ इरेशनल नंबर। therefore 3 plus 2 root 5, therefore 3 plus 2 root 5 is irrational term, okay, it is irrational। ये रीज़न है, हमने सब लिख दिया यहाँ पे। इसके हिसाब से हम बोल सकते हैं कि 3 plus root 5 इज़ अ इरेशनल नंबर, ठीक है। फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। पहले हमने एज्यूम कर दिया कि ये नंबर रेशनल है, रेशनल है तो अपन ए अपॉन बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया हमने और 5 इज इक्वल टू के टर्म में हमने इसको ला के रख दिया। अब यहाँ पे हम देखें तो क्या हुआ कि 5, बट वी नो कि √5 अंडर रूट पी इज़ अ इरेशनल नंबर, ठीक है। अंडर रूट में पी यानी कि कोई भी प्राइम नंबर अंडर रूट में दिया हो तो इरेशनल नंबर है, तो √5 भी क्या है, इरेशनल नंबर है। Therefore we cannot write √5 as a p upon q फॉर्म, तो √5 को हम p upon q फॉर्म में नहीं लिख सकते क्योंकि वो रेशनल नहीं है। सो √5 इज इक्वल टू a माइनस 3b अपॉन 2b इज नॉट पॉसिबल, तो ये पॉसिबल नहीं है कभी भी। दैट मीन्स अवर एजम्पशन इज रॉन्ग, therefore 3 plus 2 √5 इज इरेशनल टर्म, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रूव दैट 1 अपॉन √3 इज अ इरेशनल नंबर, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर 3 क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन, जिसमें फर्स्ट है 1 अपॉन √2, इसको हमें इरेशनल प्रूव करना है। उसके बाद 2 और क्वेश्चन है जिसको भी हमें इरेशनल प्रूव करना है, ठीक। अब देखो मैंने यहाँ पे पहले का आंसर अभी तक इरेज नहीं किया। क्यों नहीं इरेज किया वो आपको समझाता हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो नंबर है वो चेंज हो गया, बाकी फॉर्मेट पूरा है वो सेम रहेगा, ठीक है। कैसे मैं आपको समझाता हूँ। आप एक फॉर्मेट ये याद रख लोगे तो सभी क्वेश्चन के आंसर आप इसी फॉर्मेट में दे सकते हो। यहाँ पे हमने किसकी बात की थी तो 3 plus 2 √5 की, ठीक है। ये सभी जगह से मैं हटा देता हूँ। इतनी चीज़ आपको चेंज करनी है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है। कैसे तो देखते हैं। हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। तो हम पहले क्या एज्यूम करेंगे, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में किया था हमने, 1 अपॉन √2 इज रेशनल नंबर। अगर रेशनल नंबर है तो उसको हम क्या मानेंगे, 1 अपॉन √2 इज इक्वल टू a अपॉन b होगा, वहाँ जहाँ पे HCF ऑफ AB क्या हो जाएगा 1, ठीक है। सेम टू सेम पहले वाले सम जैसी प्रोसेस होगी, ठीक है। अब यहाँ पे फ़र्क सिर्फ इतने में पड़ेगा, क्या होगा, इसको मैं अगर रेसिप्रोकल लेता हूँ दोनों का तो ये हो जाएगा √2 इज इक्वल टू √2 के नीचे 1 आ जाएगा और यहाँ पे b के नीचे ये दोनों का रेसिप्रोकल, ठीक है। टेकिंग रेसिप्रोकल, तो यहाँ पे इसका मतलब हुआ √2 इज इक्वल टू b अपॉन a। तो यहाँ पे सेम टू सेम पहले वाले जैसा कंडीशन क्रिएट हुआ कि ये कौन सा फॉर्म हुआ, p अपॉन q फॉर्म, ठीक है। पर √2 है वो हमें पता है कि क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। √2 इज इरेशनल नंबर। कैसे, तो कि अंडर रूट में प्राइम नंबर इरेशनल होते, तो 2 भी प्राइम नंबर है और अंडर रूट में है, तो ये इरेशनल नंबर हो गया। देयरफॉर वी कैन नॉट राइट, किसको नहीं राइट कर सकते, इसको, सॉरी √2 को, ठीक है। √2 को हम p अपॉन q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। पहले वाले में √5 था, यहाँ पे √2 है, सो यहाँ पे क्या पॉसिबल नहीं है, तो √2 इज इक्वल टू b अपॉन a इज नॉट पॉसिबल। दैट मीन्स आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। हमने क्या एज्यूम किया था कि 1 अपॉन √2 इज रेशनल नंबर, तो यहाँ पे देयरफॉर 1 अपॉन √2 इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। तो देखा आपने यहाँ पे फॉर्मेट पूरा का पूरा सेम रहेगा, रीजन्स, लाइन्स सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ चेंज होगा यहाँ पे ये पूरा, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, इतनी चीज़ें चेंज कर दो आप तो पूरा का पूरा आंसर दूसरा बन जाएगा हमारा, ठीक है। इसके बाद वाले क्वेश्चन में भी सेम ऐसा ही करना है, ठीक है। हमें इसके बाद वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन चेंज किया है, 1 अपॉन √2 की जगह पे यहाँ पे है अभी 7 √5, ठीक है। 7 √5 को हमें इरेशनल प्रूव करना है, तो कितना फ़र्क पड़ेगा दोनों में देख लेते हैं। सिर्फ यहाँ पे चेंज करेंगे हम, ये वाला चेंज कर देंगे पूरा, ठीक है, ये वाला चेंज कर देंगे,
ये वाला चेंज यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा और ये वाला चेंज, इतना चेंजेस करेंगे तो दूसरे का आंसर, बाकी सब कुछ सेम टू सेम आएगा। यहाँ पे आ जाएगा 7√5, उसको हमने एज्यूम कर दिया रेशनल नंबर। अगर रेशनल नंबर है तो 7√5 को हम a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे a और b का HCF होगा 1। अगर ये 7 इस तरफ जाएगा तो √5 इज इक्वल टू a/7b। तो यहाँ पे भी √5 इज इक्वल टू p/q फॉर्म हुआ, ठीक है। बट एज वी नो √p इज अ इरेशनल नंबर, √ में प्राइम नंबर इरेशनल नंबर होता है, तो यहाँ पे 5 भी प्राइम है, तो √5 इरेशनल नंबर हो गया। देयरफॉर वी कैन नॉट राइट √5 एज p/q फॉर्म। √5 को हम p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते। दैट मीन्स ये पॉसिबल नहीं है कि √5 इज इक्वल टू a/7b हो, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। दैट मीन्स अवर एजम्पशन इज रॉन्ग। क्या एज्यूम किया था? √5 इज रेशनल हमने एज्यूम किया था, और हमें क्या पता चला कि वो इरेशनल नंबर है। तो सिर्फ इतनी जगह पे आप ये चेंजेस कर दो तो ये दूसरे का आंसर बन गया, ठीक है। ये फॉर्मेट एक बार आपने याद रख लिया तो फिर हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे दे सकते हो। सिर्फ ये थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको अलग से करना है, ये समझना है, ठीक है। बाकी सब कुछ सेम टू सेम लिख देना है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन एक देख लेते हैं, इसके बाद लास्ट वाला एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 6 + √2। क्वेश्चन 3 का थर्ड क्वेश्चन, सब नंबर क्वेश्चन 3 है इसका, ठीक है। इसके पहले वाला था वो 2 नंबर का क्वेश्चन था। तो जैसे पहले वाले सब में किया वैसे यहाँ पे भी हम यहाँ पे चेंज कर देंगे। क्या एज्यूम करेंगे हम कि 6 + √2 इज रेशनल नंबर, सॉरी टर्म। देयरफॉर 6 + √2 इज इक्वल टू a/b, वेयर HCF ऑफ AB इज 1। 6 उस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पे बचेगा √2, a/b - 6। √2 इज इक्वल टू 6, b का LCM लो तो a - 6b / b, ये फॉर्म हुआ हमारा p/q फॉर्म। तो सेम टू सेम फिर से वही रीज़न आएगा हमारा कि √2 इरेशनल नंबर है, देयरफॉर वी कैन नॉट राइट √2 एज अ p/q फॉर्म। इसका मतलब √2 इज इक्वल टू a - 6b/b पॉसिबल नहीं है, तो हमारा एजम्पशन रॉन्ग है। दैट मीन्स 6 + √2 इज रेशनल नंबर, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, एक बार ये फॉर्मेट याद रख लिया आपने तो ये पूरा आंसर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, ठीक है। इसके जैसा ही पहले वाला क्वेश्चन था जब हमने √5 को ये रेशनल प्रूव किया था, उसका एक फॉर्मेट आपने एक बार याद कर लिया, उसके बाद कोई भी नंबर आता है तो आप उसको चेंज करके उसमें आंसर ईजिली दे सकते हो, ठीक है। ये बहुत ही ईजी मेथड है इसको याद रखने की। ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज revisiting rational number and their decimal expansion. Okay, as we know per the definition of rational number which can be written in the form of p/q is known as a rational number। जिस नंबर को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं उसको हम रेशनल नंबर बोलते हैं। अब रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपांशन क्या होता है? डेसिमल मतलब पॉइंट्स में दिखाना हो, ठीक है। डेसिमल एक्सपांशन मतलब 3.61, 11.30, 5, 1, 2, ये पॉइंट में जब भी किसी का नंबर को दिखाते हैं तो उसको हम बोलते हैं डेसिमल एक्सपांशन। तो जो रेशनल नंबर है उसका डेसिमल एक्सपांशन क्या होगा? क्योंकि यहाँ पे p/q फॉर्म आ रहा है तो उसको डिवाइड करेंगे क्योंकि डेसिमल्स में हमें आंसर मिलेगा। तो डेसिमल एक्सपांशन क्या होता है इसका? जो रेशनल नंबर है उसका डेसिमल एक्सपांशन 2 टाइप का होता है। एक होता है टर्मिनेटिंग और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग।
नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। एक और टाइप का होता है डेसिमल एक्सपांशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, जो कि होता है इरेशनल नंबर्स का। ठीक है, रेशनल नंबर्स के अंदर दो टाइप का डेसिमल एक्सपांशन होता है, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। एक और टाइप का आता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, जिसको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, ऐसा डेसिमल एक्सपांशन इरेशनल नंबर्स का होता है। अब टर्मिनेटिंग कब होगा और नॉन टर्मिनेटिंग कब होगा, उसके लिए यहाँ पे कुछ थियरम्स दिए हुए। पहला थियरम है थियरम 1.5। थियरम 1.5 में क्या बोला है, एक बार पढ़ लेते हैं उसको, बाद में मैं एक्सप्लेन करता हूँ उसको। Let x be a rational number whose decimal expansion terminates, then x can be expressed in the form p upon q, where p and q are co-prime and the prime factorization of q is of the form 2 raised to n and 5 raised to m, where m and n are non-negative integer। 1.5 थियरम, उसमें ऐसा बोला है कि मान लो कोई x है जो रेशनल नंबर है। अगर x रेशनल नंबर है देन वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। तब इसको हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर p एंड q आर को प्राइम। को प्राइम का मतलब क्या होता है कि उसका HCF क्या होगा, 1 होगा। ओके, को प्राइम का मतलब होता है उन दोनों का HCF 1 है, तो P और Q क्या होगा, को प्राइम होगा। और अगर हम Q का फैक्टराइजेशन करें, Q का फैक्टराइजेशन, तो वो किस फॉर्म में होगा, 2 रेस टू n एंड 5 रेस टू m के फॉर्म में होगा। दैट मीन्स जो डिनोमिनेटर में जो होगा उसका अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो तो यहाँ पे जो मिलेगा वो 2 2 2 5 ऐसे डिजिट मिलेंगे, 2 और 5, उसके अलावा कोई भी नंबर्स नहीं मिलेगा। तो कौन से फॉर्म होगा, 2 रेस टू n एंड 5 रेस टू m पे फॉर्म में, जहाँ पे m एंड है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर है। ठीक, m एंड n है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर है, या फिर बोल सकते हैं नेचुरल नंबर होगा कोई भी। तो ये था थियरम 1.5, जिसमें बोला था कि अगर x कोई भी रेशनल नंबर हो तो उसको हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं। p अपॉन q के जहाँ पे p और q को प्राइम होंगे, मतलब उसका HCF 1 होगा, एंड q है उसका अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो तो 2 रेस टू m एंड 5 रेस टू m के फॉर्म में मिलता है। उसके बाद है थियरम 1.6। थियरम 1.6 जिसमें बोला है लेट x इज इक्वल टू p अपॉन q बी अ रेशनल नंबर सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म 2 रेस टू n एंड 5 रेस टू m, वेयर n and m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर, देन x हैज अ डेसिमल एक्सपांशन विच टर्मिनेट्स। थियरम 1.6 में ऐसा बोला है कि अगर कोई x इज इक्वल टू p अपॉन q रेशनल नंबर है और q का अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो और वो प्राइम फैक्टराइजेशन अगर 2 रेस टू n एंड 5 रेस टू m के फॉर्म में मिलता है, दैट मीन्स ये जो x है वो टर्मिनेट होता है। टर्मिनेट मतलब पॉइंट के बाद किसी डिजिट्स पे वो रुक जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन होगा। q कब, जब q है वो 2 रेस टू n एंड 5 रेस टू m के फॉर्म में होगा तब। ठीक है, ऐसा डेसिमल एक्सपांशन दैट मीन्स ये टर्मिनेटिंग होगा। याद रखिए सिर्फ डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन करना है और उसका फैक्टराइजेशन कैसा होना चाहिए, 2 रेस टू n एंड 5 रेस टू m के फॉर्म में होना चाहिए, तो ये x है उसका डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। उसके बाद है थियरम 1.7। थियरम 1.7 क्या बोलते हैं वो पढ़ लेते हैं।
Let x is equal to p upon q, where p and q are co-primes, be a rational number such that the prime factorization of q is not of the form 2 raised to n and 5 raised to m, where m and n are non-negative integer, then x has a decimal expansion which is non-terminating and repeating. Okay. जैसे अभी हमने बात की थी, अगर ये प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 2 रेज़ टू n एंड 5 रेज़ टू m होता है तो ये टर्मिनेटिंग होता है. अगर इसके अलावा कोई फैक्टराइजेशन में कोई डिजिट आता है 2 एंड 5 के अलावा तो एक्सपांशन है वो कैसा हो जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग. रिपीटिंग की जगह पे एक और वर्ड भी यूज़ करते हैं, रिकरिंग. ओके, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग भी बोल सकते हैं इसको. तो याद रखना कि अगर q का फैक्टराइजेशन 2 रेज़ टू n और 5 रेज़ टू m के फॉर्म में है तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है. उसके अलावा कोई भी फैक्टर इसमें मिलता है 2 और 5 के अलावा तो ये है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन. Okay, after the theorem 1.5, 1.6 and 1.7, by using that theorem we will solve exercise 1.4. The first question of exercise is, without actual performing the long division, state whether the following rational numbers will have a terminating decimal expansion or a non-terminating repeating decimal expansion. इसका डेसिमल एक्सपांशन है वो टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है वो हमें बताना है. पहला क्वेश्चन है, उसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 13 डिवाइड बाय 25. इसका जो डेसिमल एक्सपांशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग वो हमें बताना है. तो यहाँ पे p इज इक्वल टू है 13 एंड q इज इक्वल टू 3125. तो एज पर दी थियरम फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फैक्टराइज q. तो q का फैक्टराइजेशन करते हैं 3125. इसका 5 से पहले फैक्टर होंगे क्योंकि यहाँ पे लास्ट डिजिट 5 है तो 625 होता है. ठीक है, फिर से इसका 5 से करें तो 125. अगेन 5 से होगा 25. अगेन 5 1 जा 5. तो Q के फैक्टर हमें क्या मिले, Q इज इक्वल टू था 3125 इज इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 एंड 5 इज इक्वल टू 5 रेज़ टू 5. तो यहाँ पे हमें 2 नहीं मिला तो 2 में ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 रेज़ टू 0. तो ये कौन सा फॉर्म है, इज ऑफ द फॉर्म 2 रेज़ टू n एंड 5 रेज़ टू m, जहाँ पे n इज इक्वल टू 0 है, m इज इक्वल टू 5 है. और इन सिंपल लैंग्वेज में बोले तो जो डिनोमिनेटर है उसका फैक्टराइजेशन करो, उसके अंदर 5 या 2 के अलावा कुछ भी आता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होगा. और 5 और 2 आता है या फिर सिर्फ 5 आता है या फिर सिर्फ 2 आता है तो वो टर्मिनेटिंग होगा. यहाँ पे सिर्फ 5 मिलता है तो उसका डेसिमल एक्सपांशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग. डेसिमल एक्सपांशन विल बी टर्मिनेटिंग. ठीक है, याद रखना यहाँ पे 5 आए या फिर सिर्फ 2 आए या फिर 5 और 2 दोनों आए तो ये टर्मिनेटिंग होगा. 5 और 2 के अलावा कोई भी डिजिट आता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सेवेंटी डिवाइड बाई 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं. 2 4 जा 2 2 जा 2 1. 8 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 2 रेज़ टू 3. ए वी ऑफ द फॉर्म 2 रेज़ टू n एंड 5 रेज़ टू m. 5 नहीं है मतलब मैं 5 रेज़ टू 0 लग सकता हूँ यहाँ पे. ठीक है, तो ये 2 रेज़ टू n 5 रेज़ टू m के फॉर्म में है. देयरफॉर
decimal expansion will be terminating. Decimal expansion will be terminating. Next questions देखते हैं. थर्ड क्वेश्चन है 64 डिवाइड बाय 455. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 डिवाइड बाय 1600, and then another one is 29 divided by 343, and the sixth number is 23 divided by 2 raised to 3 5 raised to 2. इसमें ऑलरेडी फैक्टराइजेशन दिया हुआ है. यहाँ पे 455 उसका फैक्टराइजेशन करते हैं अगर हम, तो पहले होगा 5 से, 5 9 ज़ा 45 एंड 5 1 ज़ा 5, 91 है वो, उसका 3 से होगा, 3 1 ज़ा 7 से होगा, 7 1 ज़ा 7 और 7 3 ज़ा 21 एंड देन 13 से होगा 1. ठीक है, तो 455 इज इक्वल टू होगा 5 इंटू 7 इंटू 13. इसके फैक्टराइजेशन में देखो 7 एंड 3 13 दोनों आए हैं. ठीक है, अगर 7 एंड 13 आए हैं तो ये किस फॉर्म में नहीं है, इट इज़ नॉट ऑफ द फॉर्म 2 raised to n and 5 raised to m. So decimal expansion will be non-terminating and repeating. डेसिमल एक्सपांशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा. यहाँ पे 1600 2 से डिवाइड करेंगे तो 800, 2 से डिवाइड करेंगे तो 400, 2 से 200, 2 से 100, 2 से 50, 2 से 25, 5 से 5 एंड 5 1 ज़ा 5. देन इसका फैक्टराइजेशन हुआ 1 2 3 4 5 6, 2 raised to 6 एंड 5 raised to 2. तो ये कौन से फॉर्म में है, 2 raised to n एंड 5 raised to m के फॉर्म में है. ठीक है, तो 2 raised to n एंड 5 raised to m के फॉर्म में है, तो इसका डेसिमल एक्सपांशन है वो टर्मिनेटिंग होगा. ठीक है, एज पर द थियरम 1.6 डेसिमल expansion will be terminating. ठीक है, फैक्टर में अगर 2 और 5 आता है, 2 आता है, सिर्फ 5 आता है तो टर्मिनेटिंग है, उसके अलावा कोई भी आता है तो नॉन टर्मिनेटिंग. सेवन से होगा इसका 49, 7 से वापिस 7 7 1 ज़ा 7, तो 343 का डेसिमल एक्सपांशन हुआ 7 क्यूब. तो इसमें 2 और 5 के अलावा और डिजिट आया है, तो इसका डेसिमल एक्सपांशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा. डेसिमल एक्सपांशन विल बी नॉन
terminating and repeating. एंड द लास्ट वन, इसमें ऑलरेडी फैक्टर्स दिए हुए हैं हमें, ठीक है, 2⁻³ एंड 5⁻², तो इसमें फैक्टर है वो 2⁻n एंड 5⁻m के फॉर्म में है, तो डेसिमल एक्सपांशन कौन सा होगा, टर्मिनेटिंग। इसका ऑलरेडी फैक्टर्स ही दिए हुए हैं, ठीक है, तो डेसिमल एक्सपांशन हो जाएगा टर्मिनेटिंग। 7 नंबर क्वेश्चन इज 129 डिवाइड बाई 2⁵, 5⁻7 एंड 7⁵5। ऑलरेडी फैक्टर्स दिए हुए हैं, इसमें फैक्टर्स में देखो 7 है, तो ये 7 है, तो मतलब इसका डेसिमल एक्सपांशन होगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो डेसिमल एक्सपांशन विल बी 7⁵5 इज अ फैक्टर ऑफ Q, therefore decimal expansion is non-terminating and repeating. therefore यहाँ पे दिया हुआ है 6/15, तो यहाँ पे अगर 3⁻2 6 होता है और 3⁵5 15 होता है, तो हमारे पास फ्रैक्शन बचता है 2/5। तो डिनोमिनेटर में देखो यहाँ पे 5 है, ठीक है, तो 5 है, मतलब इसका डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग है। टू और 5 होता है डिवीजन में, तो वो टर्मिनेटिंग होता है। यहाँ पे भी कट होगा, 7 5 एंड 10 5 7/10, ये तो ऑलरेडी टर्मिनेटिंग ऐसे भी है, क्योंकि यहाँ पे 10 का फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 × 5, दोनों के ऊपर 1 पावर, दैट मीन्स 2⁻n एंड 5⁻m है, तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। डेसिमल expansion is terminating. And the last one is 77 divided by 210, 2 से करो इसको तो 105, 5 से करो तो 21, 21 को 7 से 3 से 1, तो इसके फैक्टर में देखो 2 5, उसके साथ 7 और 3 भी मिलता है, तो इसका डेसिमल एक्सपांशन क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ठीक है। तो इन शॉर्ट में आपको ये करना है, जो भी ऐसे रेशनल नंबर्स दिए उसके डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करना है, उसके फैक्टर के अंदर चेक करना है 2 होता है सिर्फ 5 हो, या फिर 2 और 5 दोनों साथ में हो, उसके अलावा कोई और फैक्टर ना हो इसके अंदर, तो वो टर्मिनेटिंग होगा। और 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर इसके अंदर आ जाता है, कोई भी फैक्टर आ जाता है इसके अंदर, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर, जो पहले वाले क्वेश्चन के बेस्ड ही है। राइट डाउन द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ दोज रेशनल नंबर इन क्वेश्चन नंबर 1 अबोव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, जिसमें जिस क्वेश्चन का टर्मिनल डेसिमल एक्सपांशन होता था, उसको आप डेसिमल एक्सपांशन में दिखाओ, ऐसा क्वेश्चन बोला है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जिसमें हमें टर्मिनेटिंग मिला था, उन सब क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे लिख दिया। पहले वाला था 2nd, 4th, 5th, 6th एंड 7th नंबर, ठीक है। ये सब क्वेश्चंस में हमें टर्मिनेटिंग मिला था, तो यहाँ पे उसका डेसिमल एक्सपांशन लिखते हैं। कैसे लिखेंगे वो देख लो थोड़ा सा। अगर 2⁻1 5⁻1 हो तो ये कितना होगा, 5 2 10 होगा। अगर 2⁻2 एंड 5⁻2 हो तो ये 2 2 4 एंड 25, यानी कि ये होगा 100। वैसे ही अगर 2⁻3 हो और 5⁻3 हो तो ये हो जाएगा 1000, मतलब जितनी पावर होगी उतने पीछे ज़ीरो आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम ऐसा ही करेंगे, नीचे जो है उसको हम पेयर बना देंगे दोनों की सेम पावर की,
और उसके ऊपर जितनी पावर होगी उतने ज़ीरो रख देंगे, फिर हम जैसे डिजिट्स को पॉइंट रख देते हैं वैसे पॉइंट रख देंगे इसमें। जैसे कि फर्स्ट वाले में हमें नीचे का डेसिमल एक्सपांशन मिला था, फैक्टराइजेशन मिला था हमें 5/5, तो 13 डिवाइड बाई 5/5। अगर मुझे इसको कंप्लीट करना हो सेम पेयर में, तो यहाँ पे मुझे 2/5 और चाहिए। तो अगर मुझे यहाँ पे नीचे चाहिए तो ऊपर भी एक बार मल्टीप्लाई करना होगा 2/5 से। तो ये ऊपर का 2/5 यानी कि ये मल्टीप्लिकेशन हमारा आएगा 416 डिवाइड बाय, ये मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, 10 के पीछे 5, 1 के पीछे 5 ज़ीरोज़, ठीक है। 2/5 और इसके साथ 13 का मल्टीप्लिकेशन करो तो 416 आएगा। और नीचे हमारे पास है 5/5 एंड 2/5, मतलब 1 के पीछे आएंगे 5 ज़ीरो। अब इसको आप पॉइंट रख दो यहाँ पे, तो ये 1 2 3 और 0 और एक 0 और, तो ये 0.00416 आंसर मिलेगा। ये हुआ उसका डेसिमल एक्सपांशन, ठीक है। फिर से एक बार बोल देता हूँ, नीचे जो हमें टर्मिनेटिंग नीचे का जो प्राइम फैक्टराइजेशन मिला था हमें, उसको आपको 2 और 5 की पेयर में बनाना जिसकी पावर सेम हो, और उसके बाद जितनी पावर होते हैं उतने ज़ीरो रख के ऊपर पॉइंट रख देना है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में हमें 2/3 मिला था, तो यहाँ पे लिखते हैं 17 डिवाइड बाई 2/3। अब उसके साथ मुझे चाहिए 5/3, तो 5/3 नीचे चाहिए तो मुझे ऊपर भी एक बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये मल्टीप्लिकेशन हमारा आएगा 2125 और डिवीजन में आएगा 1 के पीछे 3 ज़ीरो। तो ये पॉइंट रखो अगर मैं, तो 2.25 ये हो गया इसका डेसिमल एक्सपांशन। सिमिलरली यहाँ पे 15 के डिवीजन में है हमारे पास 2/6 एंड 5/2। 2/6 है और 5 के ऊपर 2 पावर है, तो मुझे और कितने चाहिए वहाँ पे 5/4 चाहिए, ताकि ये 5 2 और 4 6 हो जाए। तो ऊपर भी 5/4 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर का मल्टीप्लिकेशन हमारा आएगा 9375। डिवीजन में हमें ये देखो 2/6 एंड 5/6 हो गया, तो ये 9375 डिवाइड बाय आएगा 1 के पीछे 6 ज़ीरो। अब इसके पॉइंट रख दे यहाँ पे, तो 0.009375 ये हो गया इसका डेसिमल एक्सपांशन। यहाँ पे ऑलरेडी फैक्टर्स दिए हुए थे हमें, 23 डिवीजन में 2/3 इंटू 5/2 है। यहाँ पे 3 करना हो तो और एक 5 मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर भी एक और 5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये मल्टीप्लिकेशन हमारा आएगा 115 और डिवीजन में हमारा आएगा 1000, ठीक है। इसको भी पॉइंट रखो तो 0.115 ये हमारा डेसिमल एक्सपांशन। यहाँ पे देखो 3 डिवाइड बाई 5 दिया है, ठीक है। ये कट करके हमारे पास बचा था 3 डिवाइड बाई 5। अब इसको अगर हमें कंप्लीट करना है तो यहाँ पे नीचे हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ऊपर भी 2 से, तो ये ऊपर हो जाएगा 3 2 ज़ा 6, सॉरी यहाँ पे हमारा कट करके 2 बचा था, यहाँ पे 2, तो ये ऊपर हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, डिवीजन में आएगा 10, तो ये हो गया हमारा 0.4, ठीक है। 3 2 ज़ा 6 और 3 5 ज़ा 15, ऊपर 2 बचा था नीचे 5। यहाँ पे बचा था हमारे पास 7 डिवाइड बाई 10, इसका डेसिमल एक्सपांशन वैसे ही हो गया 0.7, ठीक है। इन शॉर्ट यहाँ पे 2 और 5 की पेयर बनानी है जिसकी पावर सेम हो और उसके बाद पॉइंट रख देना है, ठीक है। बंद करो फरीदी। ओके, द थर्ड नंबर क्वेश्चन इज द फॉलोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सपांशन एज गिवन बिलो, इन केस decide whether they are rational or not. If they are rational and of the form p upon q, what can you say about the prime factor of q? ठीक, यहाँ पे जो नंबर दिए हैं वो रेशनल है कि इरेशनल वो बताना है, और अगर रेशनल है तो उसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा q का, जो डिनोमिनेटर होगा उसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन, उसके बारे में आप क्या बता सकते हो ऐसा लिखना है, ठीक है। मैं
तो फर्स्ट है वो देखो, इसका डेसिमल एक्सपांशन कैसा है, टर्मिनेटिंग है, 9 डिजिट के बाद यहाँ पे रुक गया, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग है तो ये क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। डेसिमल एक्सपांशन इज terminating, so the number is रेशनल, नंबर है वो रेशनल नंबर है। अब इसका P अपॉन Q फॉर्म करें अगर हम, तो ये आएगा 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 डिजिट्स के पहले ये 0 है, तो डिवीजन में जो आएगा उसके पीछे कितने जीरोस होंगे, 9 जीरो। तो ये 9 जीरोस है, तो यहाँ पे Q इज इक्वल टू क्या होगा, 2⁹9 एंड 5⁹9। तो Q के 5 फैक्टर क्या मिलेंगे, 2⁹9 एंड 5⁹9। इट इज ऑफ द फॉर्म 2⁹n एंड 5⁹n। तो देखा हमने जैसे थियरम में पढ़ा था, डेसिमल एक्सपांशन अगर टर्मिनेटिंग है तो उसके प्राइम फैक्टर जो Q है उसके प्राइम फैक्टर्स क्या आएंगे, 2⁹n एंड 5⁹m के फॉर्म में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे ये पार्ट है वो एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है, पर ये पार्ट रिपीट भी नहीं हो रहा है, ठीक है। 120 है यहाँ पे, और 1200 है, 12,000 है। तो यहाँ पे कोई पार्ट रिपीट नहीं हो रहा है, तो रिपीट नहीं होगा तो ये कौन सा होगा, नॉन नेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। अगर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन है, therefore it is irrational number। डेसिमल एक्सपांशन कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है, therefore it is irrational number, इरेशनल नंबर है, ठीक है। ये वाले नंबर्स में देखते हैं, तो ये देखो पॉइंट के बाद ये पार्ट रिपीट हो रहा है, ये ऊपर जो लाइन खींची हुई इसका मतलब है ये पार्ट बार बार आ रहा है। ये 9 के बाद वापस 1 से चालू होगा, फिर 9 तक आएगा, फिर 1 से चालू होगा, फिर 9 तक आएगा, ठीक है। वैसे इनफाइनाइट तक वो जाएगा। तो इसका डेसिमल एक्सपांशन क्या है, डेसिमल एक्सपांशन इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है, ठीक है। पहले वाले में नॉन रिपीटिंग था, इसमें रिपीटिंग है, सो इट इज रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर है। अब इसको अगर हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिखते हैं तो ये इसका मिलता है इसका जो P अपॉन Q फॉर्म है वो इस तरह से मिलता है। ये कैसे आया वो आपको 9 स्टार में हमने पढ़ा था कि ऐसे कोई भी दिया उसको आप P अपॉन Q फॉर्म में कैसे दिखाते हो, ठीक है। उसमें भी आप चेक कर सकते हो। तो इसका डेसिमल एक्सपांशन ऐसा मिलेगा। तो Q इज इक्वल टू क्या मिला हमें, 999 9 टाइम्स 9। तो ये कौन सा है, नॉट ऑफ द फॉर्म 2⁻n एंड 5⁻m। 2⁻n और 5⁻m के फॉर्म में नहीं है। तो ये भी यहाँ पे राइट प्रूव होता है कि अगर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन है तो Q का फैक्टराइजेशन 2⁻n और 5⁻m नहीं होगा, वरना यहाँ पे होगा। यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो था हमारा जिसमें मल्टीप्लिकेशन मैंने डायरेक्ट लिखा था, जिसको ये समझ में नहीं आया उसके लिए स्पेशली मैंने लास्ट में बनाया कि यहाँ पे 2⁻5 था। 2⁻5 यानी होता है 32, और 32 इंटू 13 करो आप तो ये आंसर आता है हमारा 416, ठीक है। 32 कैसे आता है, 2 इंटू 2⁻5 मतलब क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 का 5 टाइम मल्टीप्लिकेशन, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32। तो ये 32 आया, उसके साथ 13 का मल्टीप्लिकेशन 416 आया, ठीक है। सेम टू सेम यहाँ पे 5⁻2 हमारा 5⁻3 है। तो 5⁻3 यानी 125 होता है। 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 125। उसके साथ 17 का मल्टीप्लिकेशन करो तो आंसर आता है
2125, ठीक है। वैसे यहाँ पे 5⁴ यानी 5 5 are 25, 25 5 are 125 एंड 125 5 are 625। तो 625 का 15 के साथ मल्टीप्लिकेशन करो तो आंसर आएगा हमारा 9375, ठीक है। वैसे यहाँ पे तो सिंपल ही है, 5 × 23, 2 × 2 4 और 7 तो वैसे ही था, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन ऐसे आया था।